Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Sleem and we are going to solve a question from summer 2018. A question on earning per share. A good question इस context में कि इसमें उसने आपसे पूछी है क्वार्टरली ईपीएस. क्वार्टरली ईपीएस हमसे वो पूछ रहे हैं. सो कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड हमने दोनों की दोनों कैलकुलेट करनी है, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी, टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द फॉलोइंग पीरियड. क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2017. ये क्वार्टर की बनानी है आपने ईपीएस फॉर 6 मार्क्स. देन हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007. तो हाफ ईयर की भी मांगी हुई है. तो लेट्स सी जी, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो मांग क्या रहे हैं. तो सर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक की अर्निंग पर शेयर मांग रहे हैं, एक हाफ. साथ ही उन लोगों ने हमसे ये वाली ईपीएस भी मांग ली क्वार्टर की. तो इसका मतलब हम दो कैलकुलेशंस कर रहे हैं. फॉर द लास्ट 3 मंथ्स पहली कैलकुलेशन ये 3 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, एंड द सेकेंड कैलकुलेशन इज के पूरे 6 माह की कैलकुलेशन भी कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि अब हम लोगों ने क्या करना है. इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं स्ट्रक्चर पे, ताकि क्लैरिटी रहे कि कितनी देर के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन बेसिक का पार्ट बननी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन डाइल्यूटेड का पार्ट बननी. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, क्वार्टर एंडेड का भी गिवन है और हाफ ईयर का भी गिवन है. तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है. लेट्स सी कि इनमें कुछ एडजस्टमेंट चाहिए या नहीं. नेक्स्ट, एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर. सर एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्वार्टर में 330 रही है और हाफ ईयर में 360 रही है. सो दिस वाज द एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर. सर क्यों गिवन है एवरेज मार्केट प्राइस, आगे देख लेते हैं यार. ऑप्शंस की वजह से, इन वारंट्स की वजह से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होती है, इसलिए इन्फॉर्मेशन गिवन है. ओके सर, फाइन. आगे बढ़ते हैं गाइज. वी हैव ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. पार वैल्यू है 100 ईच. नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, उसने मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए हैं. 20 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास, जो कि ईच वर आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जुलाई 2017. तो आउटस्टैंडिंग थे 1 जुलाई पे. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 जुलाई 2017 पे, जो बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 20 मिलियन शेयर्स. ओके सर, आगे इन्फॉर्मेशन क्या है जी. ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करना चाहूँगा क्वेश्चन में, तो ये लें जी, ये 20 मिलियन शेयर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया. अच्छा सर, आगे सर. 4 मिलियन शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अगस्त 2017. 1 अगस्त 2017 ये बनेगा एग्जैक्टली यहाँ पे. तो 1 अगस्त पे इन लोगों ने 4 मिलियन शेयर्स और इशू किए एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹355. तो सिंपल इशू है, तो 4 मिलियन का शेयर्स इशू कर दिए इसने. ओके सर, ये भी एक नॉर्मल इशू है. सर जो एक्चुअली शेयर्स इशू हो चुके होते हैं ना, एक्चुअली वो आते हैं बेसिक ईपीएस में. इसका मतलब है बेसिक ईपीएस में अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 20 मिलियन शेयर्स 1 जुलाई पे आउटस्टैंडिंग थे और 1 अगस्त पे कुछ और शेयर्स भी आए. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट सर. कन्वर्टेबल बॉन्ड. कन्वर्टेबल बॉन्ड को पढ़ने से पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए वो है कि कन्वर्टेबल लोन अगर एक्सरसाइज हो गए ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक्सरसाइज हो गए ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने करना क्या है, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग पीरियड, जिस पीरियड की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज होने से पहले ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट होते हैं और एक्सरसाइज होने के बाद ये बेसिक ईपीएस का पार्ट बन जाता है. ये काम होता है. अब अगर ऐसा होना है तो लेट्स सी जी, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं. अ गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड एज वेल. तो लेट्स सी गाइस, ऑन 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2016 यहाँ पे कहीं पे ये देखें ना, हमारा तो रिपोर्टिंग पीरियड है 1 जुलाई 2017 से. ये भाईजान कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2016 पे यहाँ पे कहीं पे इन लोगों ने इशू किए थे 0.8 मिलियन 7% कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो 0.8 मिलियन नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार ऑफ ₹1,000 ईच. इसका मतलब ये है कि 0.8 मिलियन थे बॉन्ड्स, ये 0.8 मिलियन, पार वैल्यू थी 1,000. ठीक हो गया सर, डन है. इसका मतलब 800 मिलियन बन जाएंगे.
Each bond is convertible into 3 ordinary shares at any time prior to maturity date of 31st October 2019. Maturity date है 31st October 2019. 3 साल का बॉन्ड है ये, लेकिन ये कभी भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं. ओके सर. On inception, the liability component was calculated as 7/5/60. हमें पता है convertible loan एक compound instrument होता है. We need to split this convertible bond into liability and equity. तो उस भाई ने अच्छा हमारे लिए ये किया है कि उसने हमें liability खुद ही calculate करके दे दी है. 760 million. ओके सर. आगे क्या? On the date of issue, the prevailing interest rate for a similar debt without conversion in option is 9%. सर ये 9% क्यों गिवन है? सर कन्वर्टेबल बॉन्ड पे जो फाइनेंस कॉस्ट आपने बुक करनी होती है वो विदाउट कन्वर्जन रेट पे बुक करनी होती है. तो आप पहले लायबिलिटी और इक्विटी में बांटते हैं. जो लायबिलिटी कंपोनेंट होगा उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट 9% पे बुक होगी, और वही फाइनेंस कॉस्ट हमें यहाँ पे चाहिए होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में. सर कहाँ पे चाहिए होती है सर? तो सर अभी समझते हैं. अगर आप लोगों ने ये पहले वीडियोस नहीं देखी हुई तो अभी समझ लेते हैं कि कहाँ चाहिए होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसका मुझे इंतजार था, दैट इज 50% ऑफ दीज बॉन्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2017. सर 0.8 मिलियन टोटल बॉन्ड्स थे, 50% बॉन्ड्स हैज बीन कन्वर्टेड. सो दिस इज समथिंग जो कि बड़ी मजे की बात है कि यार अगर 50% हैज बीन कन्वर्टेड है तो कितने शेयर्स इशू हुए होंगे. अब ये बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कब हुए हैं. 1 अक्टूबर पे हुए ना, 1 नवंबर पे हुए. सर इसका मतलब ये है कि ये क्वार्टरली कैलकुलेशन को भी इफेक्ट करेगा और सेमी एनुअल को तो करना ही है. ये जो पूरे हाफ ईयर की काउंटिंग है उसको भी इफेक्ट कर रहा है. तो सर 1 नवंबर पे हाफ कन्वर्टेबल लोन एक्सरसाइज हो गए. तो मैंने क्या बताया था अभी, जो एक्सरसाइज होंगे ड्यूरिंग द पीरियड, एक्सरसाइज होने के बाद, क्योंकि द इशू शेयर्स हैज ऑलरेडी एक्चुअली बीन इशूड, जो एक्चुअल शेयर्स आपने बेसिक ईपीएस का पार्ट बनाने होते हैं, तो इसका मतलब है जो कन्वर्ट हो गए हैं वो बेसिक ईपीएस का पार्ट बनेंगे. तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर कन्वर्टेबल बॉन्ड. ये सिर्फ मैं डीब्रीफ कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे. कन्वर्टेबल, सर कन्वर्टेबल डाइल्यूटेड का पार्ट रहते हैं जब तक वो कन्वर्टेबल है और बेसिक का पार्ट बन जाते हैं. अभी मेरा मसला बेसिक है, तो सर 0.4 हाफ 0.4 हाफ कहाँ से आया सर? 8 मिलियन बॉन्ड्स थे, 0.4 मिलियन. वो कह रहा है हाफ 50% ऑफ द बॉन्ड्स कन्वर्टेड. सर वो कह रहा है ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल. यहाँ पे डॉलर वैल्यू नहीं है. ईच बॉन्ड 0.4 मिलियन बॉन्ड्स कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स एट एनी टाइम. इसका मतलब गाइस क्या है? 0.4 आपके पास आ रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास 0.4, तो अब आप लोगों ने करना क्या है? 0.4 को मल्टीप्लाई कर देना है. जी सर कितने से? एग्जैक्टली 3 से. तो आपके पास आ जाएंगे 1.2 आ जाएंगे आप लोगों के पास. अच्छा सर 1.2 आ जाएंगे तो अब आगे क्या करना है सर? 1.2 सर आपके पास शेयर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्चुअल इशू हो चुके हैं ड्यू टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसलिए ये यहाँ से बेसिक ईपीएस का पार्ट बनेंगे. ओके सर, व्हाट्स नेक्स्ट सर? आगे क्या है? ओके सर, सो व्हाट्स नेक्स्ट सर? सर डाइल्यूटिव ईपीएस का कन्वर्टेबल लोन जो है, डाइल्यूटिव ईपीएस में भी इसका इफेक्ट देख लेना चाहिए. तो सर जितनी देर कन्वर्टेबल लोन रहा उतनी देर ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट बनेगा. सर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, साल के शुरू में कितना कन्वर्टेबल बॉन्ड था जो कि हमारे पास था आउटस्टैंडिंग मतलब हमने इशू किया हुआ था, इन इशू था 0.8 मिलियन. सर ये यहाँ पे 0.8 मिलियन थे. सर इंटरेस्टिंगली ये 0.8 मिलियन चलता गया. ये 1 अगस्त पे भी हमारे पास था, 1 अक्टूबर पे भी था, 1 नवंबर तक यही रहा सर. तो ये क्लैरिटी रखना कि 0.8 मिलियन का कन्वर्टेबल बॉन्ड हमारे पास था. और यहाँ से क्योंकि 4.4 एक्सरसाइज होके एक्चुअल ईपीएस का पार्ट बन गया, तो अब ये जो रिमेनिंग 0.4 है, ये रिमेनिंग 0.4 आपका होगा रिमेनिंग एक्चुअली इन इशू. तो ये आपके यहाँ से 0.4 हाफ में स्प्लिट हो गया, 0.8 हाफ चला गया, एक्चुअल में हाफ इधर ही रह गया. अच्छा सर डन है सर. व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब मेरे बच्चों
हमें पता है कि कन्वर्टेबल लोन में हमें इंटरेस्ट, हमने ये सोचना होता है, डायल्यूटिव ईपीएस में अजम्पशन क्या होती है, हमने ये सोच के ईपीएस कैलकुलेट करनी है कि अगर ये कन्वर्टेबल लोन आज कन्वर्ट हो जाए तो इसके ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट है। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले सेविंग जो होती है वो इंटरेस्ट सेविंग्स होती हैं, इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कितना इंटरेस्ट सेव होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये समझने के लिए ऑब्वियसली अब आप लोगों को लायबिलिटी में, कन्वर्टेबल बॉन्ड को लायबिलिटी और इक्विटी में बांटना पड़ता है। तो यू आर गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू अ लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो जब आप लायबिलिटी और इक्विटी में इसको स्प्लिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा सर? सर एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली फाइनेंस कॉस्ट। अब मुझे टेबल बनाना पड़ रहा है मजबूरन एक कन्वर्टेबल बॉन्ड का। तो लेट्स सी जी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड का मैं क्या टेबल बनाता हूं। गाइस, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुआ था 1 नवंबर 2016 में। तो 1 नवंबर 2016 से 1 नवंबर 2016 से 1 नवंबर 2016 से पहला टेबल बना होगा। लें जी यहाँ तक 1 नवंबर से 1 नवंबर तक, यहाँ तक पहले साल का टेबल बना होगा। तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी कैलकुलेट हेयर। ओपनिंग बैलेंस मेरे बच्चों लायबिलिटी का 760 गिवन था, तो ये आपके पास आ गया 760। अब हमें पता है फाइनेंस कॉस्ट आनी होती है इफेक्टिव रेट पे, और यहाँ पे इफेक्टिव रेट विदाउट कन्वर्जन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है, विदाउट कन्वर्जन इंटरेस्ट रेट 9% है। तो जब मैं यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर 9% लगाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस पे 9%, तो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 68.4। अब आपने जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हमेशा नॉमिनल का नॉमिनल वैल्यू होता है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 0.8 मिलियन बॉन्ड्स हैं, इंटू 1000 करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 800 मिलियन। 800 मिलियन का पार वैल्यू है, पार रेट है, कूपन रेट है 7%। तो 800 इंटू 7% करोगे तो ये गाइस बन जाएगा 56। ये आपने पे कर दिया। देन यू विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस। सर ये ऐड होनी होती है फाइनेंस कॉस्ट, ये पेड लेस होना होता है, तो ये ऐसे कर लेते हैं सर। तो आपकी जो वैल्यू आई दैट इज 772.4। बड़ा मज़े का काम होने लगा सर। ये यहाँ पे पहुँच गए हम लोग 1 नवंबर 2017 तक, एक साल, क्योंकि इशू हुआ था 1 नवंबर 2016 में। एक साल का टेबल बनाया। अब यहाँ पे वो हाफ कह रहा है एक्सरसाइज हो गए। सर तो हाफ एक्सरसाइज होने का मतलब क्या है कि हाफ एक्सरसाइज्ड, ये लें सर, हाफ एक्सरसाइज्ड मतलब हाफ ख़त्म। तो लोन डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स चले गए, और एक्चुअली शेयर्स इशू हुए हैं इसलिए ये बेसिक ईपीएस में भी चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका हाफ लिया विच इज़ एग्जैक्टली 386.2। तो ये मेरा बैलेंस हाफ एक्सरसाइज्ड है, तो मेरा बैलेंस जो रह गया ये 386.2 रह गया। अच्छा सर व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे सर। ये जो ईयर आपने कैलकुलेट किया है ये ईयर था कन्वर्टेबल के कॉन्टेक्स्ट में 1 नवंबर 2016 से 30 अक्टूबर 2017। अब अगला साल आप यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, तो 1 नवंबर 2017 से ऑनवर्ड ये बनेगा सर। अच्छा सर व्हाट इज़ द ओपनिंग बैलेंस? सर हाफ तो एक्सरसाइज हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस 386.2 है सर। अब 386.2 पे आप लगाएंगे 9%, तो यू विल गेट 34.76। अब हाफ अमाउंट पे आप लोग देखेंगे तो पेड आ जाएगी, लेकिन मुझे पेड चाहिए नहीं, मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं चाहिए, मुझे ये फाइनेंस कॉस्ट चाहिए थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास पूरे साल की फाइनेंस कॉस्ट आ चुकी है फ्रॉम 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर की, और मुझे मेरे पास नेक्स्ट ईयर की भी पूरी फाइनेंस कॉस्ट आ चुकी है। अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इस फाइनेंस कॉस्ट में से 6 माह की फाइनेंस कॉस्ट ले सकूं, ताकि 6 माह की डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट हो सके, और इसी तरह 3 माह की फाइनेंस कॉस्ट ले सकूं ताकि आखिरी क्वार्टर की भी कैलकुलेट हो। अच्छा सर ले लेते हैं सर, इसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते हैं, फिर एक ही दफ़ा में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मेरे बच्चों 6 मंथ्स इंटरेस्ट सेव्ड इन 6 मंथ्स, कितना इंटरेस्ट सेव होगा अगर कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट हो जाए? तो यही चाहिए होता है हमें, इंटरेस्ट सेव्ड।
और हमें चाहिए होता है, इंटरेस्टिंग बात है, नेट ऑफ टैक्स। तो टैक्स रेट कहीं ना कहीं गिवन होगा। ठीक हो गया जी, इंटरेस्ट सेव्ड नेट ऑफ टैक्स। अभी देखते हैं टैक्स रेट क्या है, बट द पॉइंट इज कि पहले ये तो कैलकुलेट कर लें। सर मैं निकालने लगा हूं पहले 6 मंथ्स के लिए। द फर्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर 6 मंथ्स। 6 माह की कैलकुलेशन मेरे चाहिए, तो सर 1 जुलाई 2017 से चाहिए और चाहिए 31 दिसंबर 2017 तक। ये वो 6 माह हैं जिनकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सर जुलाई का इंटरेस्ट तो आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप और करो, जुलाई 2017 इधर है, तो जुलाई इधर है सर, जुलाई अगस्त इधर है सर, जून जुलाई 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 इधर है सर, अगस्त इधर है सर, सितंबर इधर है, अक्टूबर इधर है। तो 4 माह आपको इस फाइनेंस कॉस्ट में से मिलेगा इंटरेस्ट। तो 4 माह अगर इस फाइनेंस कॉस्ट में से मिलेगा तो ले लें सर। बिल्कुल सर, लेना चाहिए, नो डाउट इन इट सर। तो सर 68 में से 68.4 में जो 4 माह हैं वो मेरे 6 माह के में फॉल कर रहे हैं, 4/12। तो ये कॉस्ट आ गई आपकी 22.8। ये इंटरेस्ट सेव हुआ है। आफ्टर टैक्स भी कर लेता हूँ मैं, बाद में लगाऊंगा टैक्स ज़रा कैलकुलेशन को इम्पोर्टेंट सही रखने के लिए, अदरवाइज 0.7% करो। 0.7 क्यों सर? सर ये टैक्स रेट 30% है, ये देखें टैक्स रेट इज़ 30%। तो टैक्स रेट 30% है, तो इसका मतलब ये है कि 0.7 करते तो आपका नेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाना था। अच्छा सर आगे सर, यहाँ से कितने मंथ्स उठाएंगे सर? सर 1 नवंबर पे हाफ रह गया था, 1 नवंबर से ऑनवर्ड जो इंटरेस्ट है वो ये है, 1 नवंबर 2017 से। तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स यहाँ से उठा लें आप। तो सर इसका मतलब ये है कि 34.76 में से आप 2/12 उठा लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, डन हो गया सर। तो ये अमाउंट आ गई आपके पास एग्जैक्टली, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ गई 5.79। सर टोटल जो इंटरेस्ट सेव है लास्ट 6 मंथ्स में, दैट इज़ 28.59। 28.59 आपके पास आंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका आफ्टर टैक्स करने के लिए 0.7% ले लेना चाहिए। तो ये आफ्टर टैक्स आ गया एंड द अमाउंट इज़ 20.02। ये कैलकुलेशन एक दफ़ा आप भी लोग भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा सर, अब आखिरी क्वार्टरली फाइनेंशियल्स भी तो बुक हो रही है ना। ये तो आपने 6 माह की कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट सेव्ड नेट ऑफ टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट ये जो 6 माह की ईपीएस है उसके लिए तो आपको चाहिए, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो व्हाट इज नेक्स्ट सर? अब है मेरे बच्चों लास्ट क्वार्टरली। तो सर इसी तरह क्वार्टर आपका शुरू हो रहा है कहाँ से? 1 अक्टूबर से 2017 से और ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 पे। सर यहाँ पे इंटरेस्ट सेव कैसे निकलेगा? सर अक्टूबर का इंटरेस्ट आपको इधर से मिल जाएगा, यहाँ से 68.4 से, बाकी 2 माह इधर से मिल जाएंगे। तो ये भी उसी तरह की कैलकुलेशन है। देख लेते हैं मेरे बच्चों कितनी कैलकुलेशन आ रही है। तो लेट्स सी जी। अब मैं एक ही दफ़ा में कैलकुलेशन करने लगा हूँ, प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। 68.4 में से मुझे चाहिए 1/2, ये आ गया। ठीक है। अच्छा सर, ये इसका एक आंसर आएगा विच इज़ एग्जैक्टली 5.7 प्लस इसमें करें ये 34 में से मुझे कितने मंथ चाहिए? यहाँ से नवंबर दिसंबर इधर से चाहिए। तो सर 34.76 का 2/3 करेंगे आप। तो सर ये अमाउंट भी आ गई आपकी। ये कितनी अमाउंट आ रही है सर? एग्जैक्टली ये आ रहा है 5.8 आपके पास। तो 5.8 ये आ गया। अच्छा सर, अब मुझे क्या करना चाहिए सर? जो आंसर आए इन दोनों का आफ्टर टैक्स करने के लिए मुझे उसे 0.7 से 0 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो सब जब मैं ये 0.70 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई गेट 8.05। लें सर, ये वो इंटरेस्ट है जो सेव हो रहा है लास्ट 3 मंथ्स में। तो ये जी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसको डाइल्यूटेड ईपीएस में यूज़ करेंगे, लेकिन हमने डाटा देख लिया है कि कैसे करना है। अब आ जाएं सर वारंट्स पे, देख लेते हैं सर। वारंट्स में तो कोई स्टोरी नहीं है, कोई ना कोई स्टोरी तो होगी। सर वारंट्स भी इसी तरह सर, अगर एक्सरसाइज हो गए हैं तो जब जितने एक्सरसाइज हो गए हैं वो बेसिक का पार्ट बनेंगे, और जो अनएक्सरसाइज्ड हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो आपको पता है डाइल्यूटेड का पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर एंटी डाइल्यूटिव होंगे तो पार्ट नहीं बनेंगे। सर क्या मतलब सर? सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं तो डाइल्यूटिव हैं मुफ्ते में,
लेकिन अगर पैसे पूरे ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर ये ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट नहीं बनेगा। तो इस एक चीज़ को एग्जामिनर ने बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट किया यहाँ पे। तो लेट्स सी जी, वारंट्स देखते हैं कि क्या स्टोरी है। ऑन 1 Jan 2016, पिछले सालों से टीएल इशूड शेयर वारंट्स गिविंग द होल्डर्स राइट टू बाय 6 million ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹340 पर शेयर। सर दिस इज एक्सरसाइज प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस है 340। द वारंट्स आर एक्सरसाइजेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल में एक्सरसाइज हो सकते हैं सर, डन है। अभी तक एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। तो सर मुझे चाहिए होता है फ्री ऑफ कॉस्ट का फैक्टर, मैं इसे मुफ्ता भी बोलता हूँ। तो 340 पर शेयर एक्सरसाइज प्राइस है। इंटरेस्टिंग बात होने लगी अब। सर एवरेज मार्केट वैल्यू फॉर द क्वार्टर वॉज 330। सर अगर एवरेज मार्केट वैल्यू 330 चली और आप उनसे 340 ले रहे हैं, इसका मतलब है आप तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पैसे एक्स्ट्रा लेके अगर आप किसी को शेयर्स इशू करोगे तो दिस इज नॉट अ डाइल्यूटिव वारंट, ये तो एंटी डाइल्यूटिव है, ये तो एक्स्ट्रा पैसे दे के जाएगा आपको। इसलिए हम डाइल्यूटिव चीज़ों को तो लेते हैं, एंटी डाइल्यूटिव को नहीं लेते। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वारंट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है क्वार्टरली ईपीएस पे। अच्छा सर आगे सर बताएं फिर। ये देखें यहाँ पे एवरेज मार्केट वैल्यू है 360, यहाँ पे एवरेज मार्केट वैल्यू 6 माह की 360 है, और आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं 340 का शेयर। इसका मतलब है यहाँ पे 20 रुपये का मुफ्त है। तो सर जब मुफ्त है तो फिर डाइल्यूटिव बन जाएंगे ये। तो अब आपने निकालने होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स। तो मैं 6 माह के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स निकालने लगा हूँ। फिर मैं सिर्फ इसको पुट करूँगा यार गाइस उधर, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू। अब देखते हैं कितने वारंट्स हैं। वारंट्स गिविंग होल्डर टू राइट 6 million ऑर्डिनरी शेयर्स, 6 million ऑर्डिनरी शेयर्स हम उन्हें देंगे। तो 6 million शेयर्स हमने देने हैं उन्हें। सारी कैलकुलेशंस हमारी मिलियंस में चल रही हैं। तो 6 million शेयर्स हमने देने हैं उन्हें, मल्टीप्लाई बाय ये बीच में मुफ्ता कितने का सर, 360 की चीज़ 340 में दे रहे हैं, तो 20 रुपये का मुफ्ता है आउट ऑफ 360। यही सिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को, 360 की चीज़ में 20 रुपये का मुफ्त है। तो बिल्कुल सर आपने यही सिखाया था। अब हम आगे क्या करें फिर? तो सिंपल है सर, एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लें और देख लें कि कितने शेयर्स मुफ्त में इशू हुए हैं। तो 66 million मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 360। ये आ गया जी 0.33 शेयर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं फॉर द 6 months, नॉट फॉर द 3 months। और इसमें कोई पंगा नहीं होता सर। दैट्स इट गाइस, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। नाउ अब हम लोग क्लियरली क्वेश्चन पे आए बगैर, सिर्फ हमें यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेसिक ईपीएस को लेके। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोग वी आर गुड टू गो कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सबसे पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट होती है। तो आप लोग सर वर्किंग 1 बनाएंगे। सबसे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की आसान सी वर्किंग। तो सर आपके पास 1 जुलाई पे, अगर आप 1 जुलाई पे चेक करें तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ रहे हैं? सर दिस इज द क्वेश्चन। 1 जुलाई पे 20 million शेयर्स हैं। ये सारा कुछ ही तो लिखा हुआ है यार गाइस। अब पहले 6 माह की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 6 months की, फिर ये क्वार्टर की भी कर लेंगे हम लोग कैलकुलेशन। 6 months के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन हो रही है ये। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा सर बताएं सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना है? 1 जुलाई पे 20 million शेयर्स थे सर, नंबर ऑफ शेयर्स वाज 20 million। ये लें सर 20 million शेयर्स थे। अच्छा सर आगे कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे? देखें जुलाई, अगस्त, जुलाई, जस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ये सिर्फ 1 माह के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, सिर्फ 1 माह के लिए। ठीक है सर आगे बताएं सर, आगे क्या करना है सर? अगर 1 माह के लिए आउटस्टैंडिंग रहे हैं तो आगे क्या करें सर? इंटू 1/12 कर दें सर। 1/12 करूं ना सर? सर आप तो 6 माह की कैलकुलेशंस कर रहे हैं सर। जब आप 6 माह की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज 1/12 तो नहीं ना निकलेगा, फिर तो 1/6 निकलेगा सर। बिल्कुल सर, फेयर इनफ। तो सर इसका मतलब ये है कि आपने 1/6 करना है। ये आगे मंथ्स आउटस्टैंडिंग सर। बिल्कुल ठीक है सर, आगे क्या करना है हम लोगों ने? सर दिस इज द क्वेश्चन। सर कुछ भी नहीं करना आगे आप लोगों ने, सिंपल है, 1/3 कर दिया। अब आप लोगों के पास कितने आ गए? जब आपने 20 को 1/6 किया तो आपके पास एक कैलकुलेशन आ गई। ये आ रही है सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 3.3। सर आपने तो बोनस और राइट इशू भी बताए थे सर। क्वेश्चन में ना कोई बोनस इशू है ना राइट इशू, इसलिए कहानी खत्म सर। ठीक हो गया सर।
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे बच्चों। अच्छा आगे सर, अभी तो 1 अगस्त तक आए हैं, आगे चलें सर। 1 अगस्त के बाद 4 शेयर्स और इशू हो गए, 4 मिलियन, तो टोटल हो गए 24। अब अगस्त का मंथ, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 माह आपके, ये 3 माह यहाँ तक जब तक अगली ट्रांजैक्शन आ नहीं जाती, ये 24 आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो इसका मतलब है 3/6 कर देंगे आप लोग। 3 माह ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं, आपको तो 3/6 करेंगे तो 12 ही आएंगे, 12 ही आएंगे, बिल्कुल सर। यहाँ पे कितने शेयर्स इशू हो गए थे? 1.2 कन्वर्टेबल लोन की वजह से, तो 1.2 कन्वर्टेबल लोन की वजह से इशू हो गए थे सर। टोटल हो गए थे आपके पास 25.2। अब ये कितनी देर आउटस्टैंडिंग रहे? नवंबर और दिसंबर, तो 2 माह के लिए ये आउटस्टैंडिंग रहे, तो 2/6 करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे बच्चों 8.4। तो ये लें सर। सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, अगर आप लोग और करो तो ये आ रही है जी 23.73। सर ये बेसिक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है। सर 6 माह के लिए तो आपने कैलकुलेट कर दिए, 3 माह के भी कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल सर, उसकी भी वर्किंग वन ही रहने दें। यहाँ पे 6 मंथ्स लिख दिए, वहाँ पे क्वार्टर लिख देते हैं। देखें सर, अक्टूबर में कितने मिलियन शेयर्स थे सर? 20 ये थे, 4 ये थे, तो 24 थे। ये 24 एक माह रहा है अक्टूबर पूरा, नवंबर में ये चेंज हुए हैं, तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, कर दें। लेकिन अब 1/3 करना है आप लोगों ने, बिल्कुल सर डन है सर, 1/3 ही करेंगे सर हम। क्वार्टरली ईपीएस सर कैलकुलेट करने के लिए जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्वार्टरली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स सर आपके पास थे 1 अक्टूबर में 24 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एक माह आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो 1/12 कर लो ना, ना 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 1/12 ना करना, 1/3 करना, क्वार्टर की ईपीएस है। ओके सर, और कुछ? राइट इशू कोई नहीं, बोनस इशू कोई नहीं, तो सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। बिल्कुल सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 24 इंटू 1/3, 80 आ रहा होगा सर। अब आगे क्या करना है सर? आगे कुछ भी नहीं सर, ये वाला काम हुआ है, 1.4 आ गए हैं। तो सर अगर 1.4 आपने फर्दर इशू किए हैं 1 नवंबर पे, जो कन्वर्टेबल लोन की कन्वर्जन से आए हैं, तो टोटल तो हो गए 25.2। बिल्कुल सर। सर आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बस, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ आखिरी क्वार्टर की कर रहे हैं, तो 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, तो बस सिर्फ ये फ़र्क पड़ रहा है। तो सर यहाँ पे 2/3 आ गया सर, ये लें सर, बिल्कुल ठीक है सर, 2/3 ही आना चाहिए था। तो ये बना आपका 16.8। लें जी, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ चल रही है। लें जी, ये अमाउंट आ गई 24.80। सर ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए सर। सर बेसिक ईपीएस तो फिर कंप्लीट है सर, बिल्कुल बेसिक ईपीएस कंप्लीट है। वर्किंग 2 में बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं। ये लें जी, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम फॉर द क्वार्टर एंड फॉर द ईयर, फॉर द 6 मंथ्स। सर ठीक है सर, कैलकुलेट करें सर। सर फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के इक्वल है इस क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर? देख लेते हैं सर, अभी देख लेते हैं। लें जी, हाफ ईयर का 360 है और क्वार्टर का 330 है। तो लें मेरे भाइयों ईपीएस हाफ ईयरली देख लेते हैं पहले, और फिर क्वार्टरली भी देख लेते हैं। ये लें सर क्वार्टरली। क्वार्टरली आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली कितना आ रहा है जी? 330 जी क्वार्टर का है, और 360, सॉरी इट्स नॉट 330, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 140 एंड 239। ओके गाइज, 140 ये आपने लिया इधर, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ गए। कितने क्वार्टरली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? तो ये आ रहे हैं 24.80। तो सर ये आपकी आ गई क्वार्टरली ईपीएस। अच्छा सर, क्वार्टरली ईपीएस तो आपने हमें बता दी, विच इज एग्जैक्टली 5.65। लें जी, ये आपकी आ गई 5.65 बेसिक ईपीएस। सर हाफ ईयरली ईपीएस बताएं सर। हाफ ईयरली ईपीएस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरे बच्चों 239, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो अभी आपने कैलकुलेट किए थे, ये 23.73। ये लें सर, तो यहाँ पे भी एक ईपीएस आ गई सर आपके पास बेसिक। कितनी बेसिक ईपीएस आ रही है सर? 10.07। सर ये बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट हो गई। तो सर ये लें, ये बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब इसके बाद क्या है? बेसिक ईपीएस तो आ गई सर, अब डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करनी है, जो कि आपको पता है बेसिक से ही स्टार्ट होती है।
तो लेट्स सी जी के बेसिक ईपीएस से स्टार्ट करके कैसे जाएंगे हम लोग। तो लेट्स सी गाइस, डाइल्यूटिव की कैलकुलेशन, पहले डाइल्यूटिव की कैलकुलेशन पहले मैं क्वार्टर की कर लेता हूँ सर, डाइल्यूटिव क्वार्टरली। सर हम सबको पता है कि हमने शुरू कहाँ से करना होता है, बेसिक ईपीएस से स्टार्ट करना होता है। तो हमें पता है जी हमारा जो न्यूमरेटर है एक तरफ वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। तो और फिर हम कैलकुलेट करते रहते हैं जी सर। तो ये डिनोमिनेटर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा सर। क्वार्टरली ईपीएस का न्यूमरेटर विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेसिक का जो है इसको कंट्रोल नंबर भी कहते हैं। ये जो है कंट्रोल, यानी यहाँ से कंट्रोल शुरू होगा, कंट्रोल ये कर रहा होगा। तो आपके पास 140 है सर, ये बिल्कुल सर 140 है सर, ये लें सर, ये 140 लिखा है मैंने। ओके सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो डिनोमिनेटर के हैं वो दैट इज़ 24.80 सर, ये लें सर। और आपकी जो बेसिक ईपीएस है वो हमने कैलकुलेट की है, बेसिक ईपीएस इज 5.65 सर। सर द क्वेश्चन इज क्या वारंट्स, हमें पता है पहले सबसे पहले मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव की तरफ आप जाते हैं और हमें पता है वारंट्स और ऑप्शंस हमेशा मोस्ट डाइल्यूटिव होती हैं। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि वारंट्स आपको सबसे पहले एडजस्ट करने चाहिए। तो आंसर है क्या वारंट्स यहाँ पे एडजस्ट होने भी चाहिए थे इस क्वार्टर में। सर हमने सीखा था कि क्वार्टरली ईपीएस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्वार्टरली ईपीएस में ये डाइल्यूटिव बना ही नहीं था, ये तो अपनी मार्केट वैल्यू से ऊपर जा रहा था। सर ये देखें ना 330 और 340, इसका मतलब है मेरे बच्चों कि वारंट्स का कोई इफेक्ट आपका नहीं जाएगा किसी भी चीज़ पे। इसका मतलब है वारंट्स का नो इफेक्ट। अच्छा सर वारंट्स का कोई इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सर। इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमरेटर आफ्टर वारंट्स भी 140 ही है, डिनोमिनेटर आफ्टर वारंट्स भी 24.80 है, क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं आया। इसका मतलब है आपकी डाइल्यूटिव ईपीएस आफ्टर वारंट्स अभी तक 5.65 है। नाउ द कन्वर्टेबल बॉन्ड, अब ज़रा थोड़ा सा अकल करना। कन्वर्टेबल लोन में हम अजम्पशन ये ले रहे होते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर कन्वर्टेबल लोन हैज़ बीन कन्वर्टेड। तो अजम्पशन है कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट हो गया अगर, तो ईपीएस पे इम्पैक्ट क्या आएगा? तो कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट होने पे इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। सर कितना इंटरेस्ट सेव होगा? सर अभी तो निकाला था क्वार्टरली इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो इंटरेस्ट सेव होगा तो आपकी अर्निंग पर शेयर में जो न्यूमरेटर है विच इज़ अर्निंग का न्यूमरेटर वो बढ़ जाएगा सर। तो 8.05 लें सर। यहाँ पे साथ में मेंशन भी करते जाएं कि ये किस वर्किंग से आया। तो मेरे पास ये वर्किंग का नंबर नहीं, मैंने नहीं दिया, आप दे दें। जिस वर्किंग से भी आया ये रेफरेंस दे दीजिएगा। अब मेरे बच्चों जो उसके पास आपके पास टोटल आ रहा है दैट इज़ 148.05, ये आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे। जी सर कितने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ शेयर्स? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट नहीं किए, मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर ये देखें ज़रा, इस क्वार्टर में है हम लोग, यहाँ पे 8 मिलियन आउटस्टैंडिंग थे, 8 मिलियन, 0.8 मिलियन सॉरी, और यहाँ पे आधे एक्सरसाइज होने के बाद इधर रह गए थे 0.4। और एक बॉन्ड के बदले आप 3 नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, 3 नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं एक बॉन्ड के बदले। तो सर फिर क्या करना चाहिए? सर बड़ा आसान सा काम है सर। सर बताएं सर क्या क्या करें सर? लें जी ज़रा इधर ही कैलकुलेशन देने लगा हूँ मैं, ज़रा गौर कीजिएगा। सर 0.8 मिलियन के शेयर्स थे, बॉन्ड्स थे पहले 3 माह में, बिल्कुल सर 0.8 ही थे, सिर्फ एक माह के लिए। सर एक शेयर के बदले आप, एक बॉन्ड के बदले आप 3 शेयर्स इशू करेंगे, बिल्कुल सर ऐसा ही है। जी सर इसका मतलब ये है कि 1/3 वेटेड एवरेज आप कैलकुलेट कर लेंगे 1/3 से। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर पूरे 0.8 मिलियन आउटस्टैंडिंग थे, इंटू 3 करेंगे तो 2.4 शेयर्स आपने इशू करने हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड में। हम एक माह की कैलकुलेशन चाहते हैं 1/3, तो सर ये एक माह की कैलकुलेशन आ गई सर। अच्छा सर अब अगले 2 माह में 0.4 आउटस्टैंडिंग रहा, तो 0.4 आउटस्टैंडिंग रहा, एक के बदले आपने 3 के शेयर्स इशू करने हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 2 माह आउटस्टैंडिंग रहेंगे तो 2/3, तो ये लें जी, ये आपके आ जाएंगे दोनों को मिला के डिनोमिनेटर पे इफेक्ट। इतने नंबर ऑफ शेयर्स
ऐड होंगे आपके डिनोमिनेटर में। अच्छा सर, कितने बन रहे हैं सर ये? अगर डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट देखा जाए तो ये कितना आएगा सर? सर 1.6 का आ रहा है सर, 1.60 का सर। तो सर आपके पास टोटल कितना आ गया सर? टोटल आ गया जी 26.40। डन है सर। अब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या निकलेगी? 148.05 डिवाइडेड बाय 26.40, तो आपके पास आ गई है 5.61। हाँ जी, डाइल्यूटिव हुई है तो आपने डाइल्यूटिव ये बतानी है, अदरवाइज जो ही बेसिक ऊपर वाली है वही रहेगी। तो सर यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कम हुई है। कम हुई हो तो लेते हैं आप लोग। तो सर योर डाइल्यूटिव ईपीएस इज दिस, तो लें जी, ये डाइल्यूटिव भी कैलकुलेट हो गई। सर पहले 3 माह की डाइल्यूटिव कैलकुलेट हुई है। अच्छा सर, आगे सर पूरे के पूरे हाफ ईयरली भी बताएं सर। तो हाफ ईयरली मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं हमारे सामने रहें। सर हाफ ईयरली लें जी। सर इसमें भी सेम वही काम करना आपने, एक न्यूमरेटर एडजस्ट करते हैं आप लोग, एक डिनोमिनेटर एडजस्ट करते हैं। अब सर ईपीएस आ जाएगी इधर। सर सबसे पहले तो बेसिक ही लिख लें, बेसिक आपका कंट्रोल नंबर होता है, वहाँ से शुरू करते हैं आप लोग। तो सर बेसिक ईपीएस जो आपकी आ रही है, बेसिक ईपीएस में जो चीज़ आ रही है दैट इज़ जी सर, बेसिक ईपीएस में ये देखें सर 239 आपका प्रॉफिट है और डिनोमिनेटर आपका ये है 23.73। सर ईपीएस क्या आ रही है आपकी? अभी कैलकुलेट की थी 10.07, दोबारा कैलकुलेट करनी है, दोबारा कैलकुलेट कर लें सर। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट सर? अब मेरे बच्चों वारंट्स, यहाँ पे वारंट्स जो थे वो बन चुके थे, उसमें थोड़ा मुफ्ते का एलिमेंट आ गया था। क्या मतलब सर मुफ्ते का एलिमेंट आ गया था सर? सर देखें, एवरेज मार्केट वैल्यू 360 है सर, एवरेज मार्केट वैल्यू 360, बिल्कुल सर, और आप उन्हें 340 का दे रहे हैं, तो ये मुफ्ते का एलिमेंट था। और मैंने ये कैलकुलेट किया था कि कितने फ्री ऑफ कॉस्ट इशू शेयर्स होंगे, 0.33। इसी की वजह से ईपीएस कम होनी है, तो इसको ले लें सर 0.33 को। डन हो गया सर। इसका मतलब ये है कि वारंट्स जो आपके शेयर्स इशू कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इन 3 माह में, वो आ रहे हैं मेरे बच्चों 0.33। अब नेक्स्ट क्या करना है सर? कुछ भी नहीं सर, बस टोटल करें सर और ईपीएस कैलकुलेट करें, देखें डाइल्यूटिव है या नहीं है। डाइल्यूटिव ही होते हैं अगर वारंट्स आप एडजस्ट करें। तो ये 239 का 239 ही बन रहा है। ये आ गया आपके पास 24 पॉइंट एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो दिस इज 24.06। अब आप ईपीएस कैलकुलेट करें 239 डिवाइडेड बाई 24.06, तो ये आपके पास आ गई है जी 9.93। ये क्या ये डाइल्यूटिव है? यहाँ से कम हो रही है, बिल्कुल डाइल्यूटिव है, तो इसलिए ईपीएस अब ये हो गई है। अब आ जाएं कन्वर्टेबल बॉन्ड एडजस्ट करा लें। कन्वर्टेबल बॉन्ड में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है 6 माह का। ये देखें, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ हुआ है कि 6 माह का इंटरेस्ट कितना सेव होगा, 20.02। नंबर ऑफ शेयर्स में अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 20.02, 20.2 एक्चुअली। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया सर, द वैल्यू इज 259.02। सर डिनोमिनेटर सर डिनोमिनेटर आसान है सर, ये देख लेते हैं, उसी लाइन में जाके देख लेते हैं। ये लें जी, ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने सर। अब देखें इधर कन्वर्टेबल लोन 0.8 था, 0.8 0.8 0.8, और देखें कितनी देर 0.8 रहा यहाँ तक। तो सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 माह ये 0.8 मिलियन रहा। एक शेयर के बदले आप ऑफर कर रहे हैं उन्हें 3 शेयर्स, इनटू करेंगे आप 4, 4 माह आउटस्टैंडिंग रहे आउट ऑफ 6 मंथ। ठीक है सर। इसी तरह यहाँ पे 0.4 है, 0.4 कितनी देर आउटस्टैंडिंग रहा? 2 माह आउटस्टैंडिंग रहा, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर के बदले, एक बॉन्ड के बदले आप 3 शेयर्स दे रहे हैं, तो इनटू कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा है? 2/6। सर 2/6 क्यों किया है सर? सर 2/6 इसलिए किया है कि 2 माह आउटस्टैंडिंग है 6 माह में से। ठीक है सर, इसका आंसर दोनों मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का इफेक्ट। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो सर डिनोमिनेटर का इफेक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली आएगा आपके पास 2 का। ओके सर, व्हाट्स नेक्स्ट सर? तो आपके पास आ गया 26.06। ठीक हो गया, 067 समथिंग बन रहा है, ये राउंड ऑफ कर लीजिएगा गाइस खुद ही से। आगे सर नेक्स्ट क्या करना है हमने, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब मैं रेशो कैलकुलेट करूंगा तो 259.02 डिवाइडेड बाय 26.067। सर मज़े की बात यह है कि ईपीएस आ गई है 9.94। अब ये जो 9.94 है, क्या ये यहाँ से डाइल्यूटिव है? आंसर है नहीं, ये तो बढ़ रही है, और बढ़ रही हो तो आपको पता है यहाँ पे कैलकुलेशन रुक जाती हैं। इसका मतलब ये है
कि आपकी जो डाइल्यूटिव ईपीएस है वो इस क्वार्टर इस 6 माह के लिए ये रहेगी 9.96। तो सर आंसर हो चुका है। डाइल्यूटिव ईपीएस फॉर 6 मंथ्स इज 9.96, फॉर 3 मंथ्स क्वार्टरली ये आ रही है जी 5.61 और बेसिक भी आ गई है। सो दिस वाज द क्वेश्चन गाइस। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो कि क्या प्रॉब्लम आया। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।